जब दिग्वेश आचार्य को होश आया, उसने रुद्र के शब्दों का जवाब नहीं दिया, बल्कि रुद्र की ओर हल्के से देखा और कहा, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में आ सकोगे। ठीक है, अगर कोई बात नहीं है तो रास्ते से हट जाओ। मेरे पास अभी कुछ काम है जिन्हें मुझे निपटाना है। अगर वरिष्ठ दिग्वेश आचार्य को कुछ काम है तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। हालांकि मैं पूछना चाहता हूं, क्या ईशिका इंद्रपुर में है? रुद्र ने कहा। ये शब्द सुनकर दिग्वेश आचार्य रुक गया और रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर थोड़ा तिरस्कार और अवहेलना दिखाई दी। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मेरी बड़ी मालकिन से दूर रहो। तुम और वह एक ही दुनिया के नहीं हो। दिग्वेश आचार्य ने धीरे धीरे कहा, सांसारिक क्षेत्र है और आध्यात्मिक क्षेत्र है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सांसारिक क्षेत्र के व्यक्ति के रूप में अगर तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में आ सको तो यह तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर है। इसका सम्मान करो। हमेशा इस अवसर के बारे में कल्पना मत करो और न ही इसे पकड़ने की कोशिश करो। तुम्हारी पृष्ठभूमि बहुत साधारण है और तुम में बिल्कुल भी योग्यता नहीं है, समझे? रुद्र ने आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों की घमंडी प्रवृत्ति और सांसारिक क्षेत्र के लोगों के प्रति उनके तिरस्कार को पहले ही देख लिया था, लेकिन अब वह पहले की तरह गुस्सा नहीं था। हालांकि दिग्वेश आचार्य के शब्द सांसारिक क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत अपमानजनक थे। वरिष्ठ ने सही सिखाया। सांसारिक क्षेत्र के व्यक्ति के रूप में मैंने बहुत मुश्किल से यहां तक का सफर तय किया है, इसलिए मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और ज्यादा चीजों में शामिल होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मेरा दर्जा साधारण है और मेरे पास आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की योग्यता नहीं है। मैंने सोचा था कि आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन उनके संपर्क में आने के बाद मुझे पता चला कि वे बस वैसे ही हैं। रुद्र ने उदासीनता से कहा, आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों के पास क्या है? क्या वे सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र के लाभ का उपयोग नहीं करते? मेरा सांसारिक क्षेत्र शायद आपके आध्यात्मिक क्षेत्र से बुरा नहीं है। अब तुम मुझ पर हंस सकते हो, लेकिन भविष्य में मैं आपके आध्यात्मिक क्षेत्र के साथियों से कम नहीं होऊंगा। अच्छा, जो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के साथियों से कम नहीं है। दिग्वेश आचार्य अचानक गुस्से में हंस पड़ा। उसने शुरू में रुद्र को समझाने की कोशिश की थी कि वह ईशिका से चिपकने की कोशिश न करे, लेकिन रुद्र ने न केवल उसकी बात नहीं मानी, बल्कि उसने यह भी वादा किया कि वह आध्यात्मिक क्षेत्र के अपने साथियों के बराबर होगा। लड़के, क्या तुम्हें पता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र कितना बड़ा है? आध्यात्मिक क्षेत्र में 9 क्षेत्र हैं। तुम जिस जगह पर हो वह पूर्वी क्षेत्र का सबसे छोटा कोना है। पूरे आध्यात्मिक क्षेत्र की बात तो छोड़ो, अगर तुम इस इंद्रपुर में अपने साथियों में शीर्ष बन जाओ तो मैं तुम्हें मान लूंगा। दिग्वेश आचार्य ने हंसी के साथ कहा। रुद्र कुछ बोलने वाला था कि तभी दूर से एक लड़की की आवाज आई, अंकल, आपको वाकई उसे मानना पड़ेगा। उसकी मौजूदा क्षमताएं इंद्रपुर में उसके साथियों में सबसे ऊपर हैं। बोलते ही ईशिका दिग्वेश आचार्य के पास प्रकट हो गई। क्या वह इंद्रपुर में अपनी पीढ़ी के शीर्ष पर है? दिग्वेश आचार्य तुरंत स्तब्ध रह गया। अगर कोई और यह कहता तो वह निश्चित रूप से विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर बोलने वाली ईशिका थी तो उसे विश्वास करना पड़ता। तलवार राजा ने तलवार राजा क्षेत्र में प्रवेश किया है और उसकी कल्टीवेशन गहन सत्य क्षेत्र तक पहुंच गई है। इंद्रपुर में कितने लोग उसकी उम्र में उसका मुकाबला कर सकते हैं? ईशिका ने दिग्वेश आचार्य की ओर देखा। तलवार राजा क्षेत्र, तलवार मार्ग, तलवार राजा, वह? दिग्वेश आचार्य ने अविश्वास में रुद्र की ओर देखा और उसी समय उसने अपनी उंगलियां हिलाईं। एक हवा का प्रवाह निकला। हवा का प्रवाह रुद्र तक पहुंचने से पहले ही तलवार की रोशनी से बेअसर हो गया। तलवार क्षेत्र। दिग्वेश आचार्य ने गहरी सांस ली और उसका चेहरा थोड़ा असहज हो गया। उसने पहले जांच नहीं की थी, क्योंकि वह रुद्र को दिल से तुच्छ समझता था। भले ही रुद्र आध्यात्मिक क्षेत्र में आ गया हो, दिग्वेश आचार्य की नजर में वह सांसारिक क्षेत्र का एक कीड़ा ही था।
कौन एक कीड़े की क्षमताओं की जांच करेगा? उसने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र ने इतने कम समय में इतना स्तर हासिल कर लिया होगा। तलवार कौशल में तलवार राजा के स्तर तक पहुंच गया होगा। रुद्र ने दिग्वेश आचार्य की अनदेखी की और ईशिका की ओर देखा। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने उसे देखा था, लेकिन उसे देखते ही हमेशा एक अनियंत्रित आश्चर्य की भावना महसूस होती थी। ईशिका ने बहुत साधारण कपड़े पहने थे, बस एक सादा सफेद मार्शल रोब। लेकिन इस साधारण मार्शल रोब में भी उस पर एक अनोखा आकर्षण था। जैसा कि कहा जाता है, तुम वही हो जो तुम पहनते हो। लेकिन अगर यह वाक्य ईशिका पर लागू किया जाए तो इसे उलट देना होगा। उसके कपड़ों के अलावा रुद्र ने ईशिका की क्षमता को सबसे ज्यादा महत्व दिया। वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। वह कितनी मजबूत थी रुद्र को नहीं पता था, लेकिन वह इसे महसूस कर सकता था। आखिरकार दोनों के बीच एक दिल की तलवार और दिल की तलवार का संवाद था। इसलिए रुद्र गुप्त रूप से ईशिका की शक्ति को महसूस कर सकता था। जैसे ईशिका उसकी तलवार कौशल की हद को देख सकती थी, वैसे ही रुद्र भी। अगर वे एक ही कल्टीवेशन के स्तर पर होते तो ईशिका की नींव को देख सकता था। रुद्र, मैंने अनुमान लगाया था कि तुम देर सबेर आध्यात्मिक क्षेत्र में आओगे। मुझे बस इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। ईशिका ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। मुझे भी यहां तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी, रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। रुद्र, अंदर आकर बैठो, ईशिका ने न्योता दिया। ठीक है, रुद्र ने सिर हिलाया। मालकिन, दिग्वेश आचार्य ने नाखुशी के साथ कहा। अंकल, यहां चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो या वह कहां से आया हो, मुझे केवल इतना पता है कि वह मेरा दोस्त है, ईशिका ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर कहा। दिग्वेश आचार्य ने ईशिका की नाराजगी को देखा और फिर कुछ नहीं कहा। उसने बस नाखुशी से रुद्र की पीठ की ओर देखा। ईशिका के न्योते पर रुद्र रोहिल मंडप में दाखिल हुआ। इंद्रपुर में रोहिल मंडप का लेआउट सांसारिक क्षेत्र के समान है, रुद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। यह जगह सांसारिक क्षेत्र से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन विभिन्न लेआउट लगभग एक जैसे थे और शैली सांसारिक क्षेत्र के रोहिल मंडप से बहुत मिलती जुलती थी। विभिन्न जगहों पर रोहिल मंडप एक जैसे होते हैं, लेकिन इस बार रोहिल मंडप में एक हरी झील है। नजारा बुरा नहीं है, मैं तुम्हें दिखाने ले चलती हूं, ईशिका ने कहा। ठीक है, रुद्र ने जवाब दिया। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चले। ईशिका ने अपनी खूबसूरत आंखों से रुद्र की ओर देखा। रुद्र, तुम उन लोगों में सबसे आश्चर्यजनक व्यक्ति हो जिनसे मैं मिली हूं। ऐसा क्यों कह रही हो? रुद्र ने आश्चर्य से कहा। मैंने सोचा था कि तुम्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में आने में कम से कम 5 साल लगेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आधे साल से भी कम समय में तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में आ जाओगे, और तुम्हारी मौजूदा क्षमता मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा, ईशिका ने भावुक होकर कहा, कल्टीवेशन एक पहलू है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रुद्र की तलवार कला में उपलब्धियां तलवार सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई हैं, जो दिखाता है कि रुद्र की तलवार कला में कितनी प्रतिभा है। तलवार कला में उनकी उपलब्धियों के अलावा ईशिका ने यह भी महसूस किया कि रुद्र की तलवार कला की नींव बहुत मजबूत थी। नींव को अटूट कहा जा सकता था। उसने कभी किसी को रुद्र के स्तर तक पहुंचते नहीं देखा था। दूसरों की बात तो छोड़ो, उसकी अपनी तलवार कला की नींव भी रुद्र जितनी मजबूत नहीं थी। ज्यादातर लोग नींव पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ईशिका जानती थी कि नींव मजबूत है या नहीं। यह मार्शल आर्ट्स के भविष्य से संबंधित है। जब मार्शल आर्ट्स का क्षेत्र बहुत ऊंचा हो जाता है, तब नींव की महत्वता सामने आती है। यह ईशिका की जिंदगी में पहली बार था कि उसने रुद्र जैसी मजबूत नींव वाले व्यक्ति को देखा था। तुम्हारे मुकाबले मैं अभी भी बहुत पीछे हूं, रुद्र ने विनम्रता से कहा। रुद्र बहुत विनम्र है। ईशिका ने हल्के से सिर हिलाया। वह इस स्तर तक पहुंच पाई थी क्योंकि उसके पास बचपन से ही ऐसी परिस्थितियां थीं जो आम लोगों के पास नहीं थीं। वह परिस्थिति आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे अच्छी थी। उसने बचपन से ही तलवार कला की मजबूत नींव बनाई थी और अनगिनत संसाधनों को खर्च करके अपनी मौजूदा उपलब्धियां हासिल की थीं। बेशक यह भी ईशिका की शानदार तलवार कला प्रतिभा के कारण था। रुद्र अलग था। वह सांसारिक क्षेत्र में पैदा हुआ था और उसके पास कोई ताकतवर समर्थन नहीं था।
उसने सिर्फ अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया था। अगर रुद्र के पास उसके जैसी ही परिस्थितियां होतीं, तो उसकी मौजूदा उपलब्धियां निश्चित रूप से उससे कम नहीं होतीं और शायद उससे भी ज्यादा होतीं। इसलिए इशिका ने कभी भी रुद्र को सांसारिक क्षेत्र से होने के कारण कम नहीं आंका, बल्कि इस बार रुद्र से मिलने के बाद उसे विश्वास हो गया कि रुद्र का भविष्य असाधारण होगा। सांसारिक क्षेत्र से आध्यात्मिक क्षेत्र में आना पहले से ही बहुत मुश्किल है, और रुद्र के पास अब तलवार कला में इतनी असाधारण प्रतिभा है। रुद्र, अपने आप को कम मत समझो। तुम्हारी क्षमता के साथ तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से मुझसे कम नहीं होंगी, इशिका ने कहा। पीछे चल रहे दिग्वेश आचार्य ने भौहें चढ़ाईं। उसका चेहरा पूरी तरह से नाखुशी से भरा हुआ था। बड़ी मालकिन इस लड़के को बहुत ऊंचा मानती है। वह सिर्फ निचले सांसारिक क्षेत्र का एक कीड़ा है। चाहे उसकी तलवार कला में कितनी भी प्रतिभा हो, बिना बड़ी ताकतों के समर्थन के वह अपने दम पर मार्शल आर्ट्स में बहुत ऊंचा स्तर हासिल नहीं कर सकता। आखिरकार प्रतिभा के अलावा मार्शल आर्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रशिक्षण संसाधन है। पर्याप्त प्रशिक्षण संसाधनों के बिना भविष्य में आम लोगों के लिए मुश्किल स्तर तक पहुंचना असंभव होगा। रुद्र, क्या तुम्हारे पास आध्यात्मिक क्षेत्र में रहने की जगह है? इशिका ने पूछा। मैंने अभी तक कोई जगह नहीं ढूंढी है। मैं बाद में रहने की जगह ढूंढ लूंगा, रुद्र ने कहा। वरना तुम रोहिल मंडप में ही रह लो, इशिका ने बिना रुके कहा। मालकिन, ऐसा नहीं करना चाहिए। रोहिल मंडप में हर कोई नहीं रह सकता। रोहिल मंडप में रहने के लिए एक निश्चित दर्जा होना चाहिए। अज्ञात लोगों को हमारे रोहिल मंडप में रहने की योग्यता नहीं है, दिग्वेश आचार्य ने जल्दी से बीच में बोला। रुद्र मेरा दोस्त है, वह यहां क्यों नहीं रह सकता? इशिका ने भौहें चढ़ाकर कुछ नाराजगी के साथ कहा। मालकिन, यह दिग्वेश आचार्य का चेहरा असमंजस में पड़ गया। मालकिन इशिका, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए रहने की जगह ढूंढ लूंगा, रुद्र ने सिर हिलाकर कहा। रुद्र, यह रोहिल मंडप मूल रूप से लोगों के रहने के लिए है। इंद्रपुर में रोहिल मंडप में कई सालों से कोई नहीं रहा। अगर मैं यहां नहीं आई होती तो यह रोहिल मंडप खाली ही रहता। वैसे भी अगर तुम यह जगह छोड़ दोगे तो यह बेकार हो जाएगी, इशिका ने रुद्र से कहा। इसके अलावा मैंने तुम्हें ग्लेज्ड तलवार टोकन दिया था। जब तक तुम इसे रखते हो तुम यहां रह सकते हो। दिग्वेश आचार्य कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आखिर में वह चुप रहा। हालांकि उसने तिरछी नजरों से रुद्र को देखा। अगर रुद्र को थोड़ा भी समझ होती तो वह मना कर देता। रुद्र को दिग्वेश आचार्य की हरकतों का पता था। अगर दिग्वेश आचार्य ये छोटी मोटी हरकतें नहीं करता तो रुद्र निश्चित रूप से मना कर देता। लेकिन दिग्वेश आचार्य की आंखों में चेतावनी थी, तो रुद्र स्वाभाविक रूप से दिग्वेश आचार्य को उसकी मर्जी नहीं होने देता। चूंकि मालकिन इशिका ने इतने प्यार से न्योता दिया है तो मैं नानुकुर नहीं करूंगा, रुद्र ने कहा। दिग्वेश आचार्य का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या इस लड़के को उसकी आंखों का मतलब समझ नहीं आया, या उसने जानबूझकर ऐसा किया? लेकिन वह अब और रोक नहीं सकता था। अगर वह फिर से रोकेगा तो इशिका निश्चित रूप से नाराज हो जाएगी। अंकल, कृपया किसी को कहकर रुद्र के रहने की व्यवस्था करवा दें, इशिका ने निर्देश देने के बाद रुद्र से कहा। रुद्र, मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना है। तुम तब तक यहां रहो। मैं अपने काम निपटाने के बाद तुमसे मिलने आऊंगी। फिर हम तलवार मार्ग और तलवार कला के बारे में अच्छे से बात करेंगे। चूंकि मालकिन इशिका को कुछ काम है तो पहले वह कर लो, रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। इशिका ने दिग्वेश आचार्य को कुछ और निर्देश दिए और फिर वहां से चली गई। इशिका को जाते हुए देखकर रुद्र ने धीरे धीरे अपनी नजर हटाई, जब तक कि वह सुंदर आकृति नजरों से ओझल नहीं हो गई। इस पल दिग्वेश आचार्य ने उसे ठंडी नजरों से घूरा। लड़के, यह मत सोच कि बड़ी मालकिन तुम्हारा समर्थन करती है तो तुम गर्व कर सकते हो। अगर बड़ी मालकिन न होती तो तुम्हें इस रोहिल मंडप में रहने की योग्यता कैसे मिलती? दिग्वेश आचार्य ने ठंडे स्वर में कहा। रोहिल मंडप की स्थापना के बाद से इसमें रहने वाले सभी लोग असाधारण दर्जे के थे। आम लोग यहां रहने की योग्यता कैसे रख सकते हैं? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम्हें यहां की चीजों को छूने की जरूरत नहीं है।
ये सभी बहुत कीमती हैं और इनमें कुछ खजाने भी हैं। वह खजाने इतने कीमती हैं कि तुम अपनी जिंदगी में उन्हें कभी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अपने हाथ पैर संभाल कर रखो और उन्हें कभी मत छूना। आखिरकार वे चीजें सम्मानित मेहमानों के लिए तैयार की गई हैं। दिग्वेश आचार्य धीरे धीरे चेतावनी दे रहा था, लेकिन वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुद्र मुड़कर रोहिल मंडप से चला गया। रुद्र को जाते देख दिग्वेश आचार्य ने हंसी के साथ कहा, तुम समझदार हो और जो चीजें नहीं छूनी चाहिए उन्हें नहीं छूते, वरना तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ता। रोहिल मंडप छोड़ने के बाद रुद्र गंगम मंडप में लौट आया। रुद्र, तुम कहां गए थे? इतनी देर से क्यों लौटे? रुद्र कुछ बोलने से पहले ही स्नेहा बोल पड़ी। उसने ऐसा कहा, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों में चिंता थी। जाहिर था कि रुद्र के ज्यादा देर तक बाहर रहने और कोई खबर न आने की वजह से वह चिंतित थी। भाई, क्या तुम किसी मुश्किल में पड़ गए? साक्षी ने जल्दी से पूछा। मैं एक दोस्त से मिला, इसलिए थोड़ा देर से लौटा, रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दोस्त? तुम्हारे पास आध्यात्मिक क्षेत्र में दोस्त हैं? तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? स्नेहा को जाहिर तौर पर विश्वास नहीं हुआ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो छोड़ो। रुद्र ने उदासीनता से कंधे उचकाए। उसकी इस हरकत से स्नेहा को उसे मारने का मन हुआ, लेकिन वह जानती थी कि वह रुद्र को नहीं हरा सकती, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। वरिष्ठ, कृपया चोल कबीले के नेता को बता दें कि मैंने अभी के लिए रहने की दूसरी जगह ढूंढ ली है और मैं भविष्य में समय मिलने पर चोल कबीले में नेता से मिलने जाऊंगा, रुद्र ने देवराज से कहा। भाई रुद्र के शब्द, मैं निश्चित रूप से कबीले के नेता तक पहुंचा दूंगा, लेकिन भाई रुद्र, क्या तुम निश्चित रूप से चोल कबीले में वापस नहीं जाना चाहते? देवराज ने कहा। मुझे अपने परिवार को फिर से बसाना है। वरिष्ठ, चिंता न करें, रुद्र चोल कबीले की मेहरबानी को हमेशा याद रखेगा। अगर चोल कबीले को मदद की जरूरत पड़ी तो जब तक मेरी क्षमता होगी मैं पूरी कोशिश करूंगा, रुद्र ने कहा। रुद्र को ऐसा देखकर देवराज और जोर नहीं दे सका। ऐसे में मैं पहले अपने लोगों को लेकर वापस जाता हूं। देवराज अपने लोगों को लेकर चला गया और देवराज ने गंगम मंडप को हुए नुकसान की समस्या को हल करने के लिए लोगों को भेजा और गंगम मंडप को कुछ आध्यात्मिक पत्थरों के साथ मुआवजा दिया। बाद में रुद्र ने एक गाड़ी ढूंढी और बेहोश चाचा और गंभीर रूप से घायल समर्थ को गाड़ी में रखा। स्नेहा और साक्षी गाड़ी के सामने बैठे और रुद्र ने गाड़ी को रोहिल मंडप तक चलाया। जब रोहिल मंडप में तैनात दिग्वेश आचार्य ने हलचल सुनी तो वह अपने लोगों को लेकर बाहर आया। जब उसने रुद्र को 4 लोगों के साथ गाड़ी चलाकर वापस आते देखा तो उसका चेहरा गुस्से से नीला और सफेद पड़ गया। पहले इतनी अच्छी बात करने के बाद रुद्र चुपचाप चला गया था। दिग्वेश आचार्य ने सोचा था कि रुद्र को समझ आ गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह लड़का नहीं गया, बल्कि रोहिल मंडप में रहने के लिए लोगों को ले आया। ठीक है, दिग्वेश आचार्य ने समर्थ को भी पहचान लिया, जो सांसारिक क्षेत्र का एक और कीड़ा था और कभी रुद्र का दोस्त था। 3 चाचाओं यशवीर के साथ दिग्वेश आचार्य अचानक गुस्से और नाराजगी से भर गया। क्या इस लड़के को सचमुच लगता है कि रोहिल मंडप कोई बाहर का सराय है? यहां लोगों को लाकर बसाने लगा? यह रोहिल मंडप सम्मानित मेहमानों को ठहराने के लिए है। आम लोग यहां रहने की योग्यता नहीं रखते। लड़के, क्या तुम पहले बहरा थे या तुमने जानबूझकर समझा नहीं? मैंने तुम्हें बताया था, हर कोई हमारे रोहिल मंडप में नहीं रह सकता। तुम वाकई बाहरी लोगों को यहां रहने लाए, दिग्वेश आचार्य ने गुस्से में कहा। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी बड़ी मालकिन ने मुझे यहां रहने का न्योता दिया था? रुद्र ने दिग्वेश आचार्य को देखकर कहा। हां, दिग्वेश आचार्य ने दांत पीसते हुए कहा। जब मुझे रहने का न्योता मिला है तो क्या मेरे परिवार को यहां लाने में कोई दिक्कत है? चिंता मत करो, तुम्हें हमारी देखभाल के लिए किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। हम खुद का ख्याल रख लेंगे। बेशक, अगर तुम चाहो तो किसी को भेज सकते हो, रुद्र ने दिग्वेश आचार्य को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र की इस हरकत को देखकर दिग्वेश आचार्य लगभग मर ही गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि रुद्र ने ग्लेज्ड तलवार टोकन निकाल लिया। ग्लेज्ड तलवार टोकन देखकर दिग्वेश आचार्य के गाल कई बार फड़के
और आखिर में वह चुप हो गया, क्योंकि ग्लेज्ड तलवार टोकन रखने वाले को देखना इशिका को देखने जैसा था। वह रुद्र के प्रति असम्मान कर सकता था, लेकिन इशिका के प्रति असम्मान करने की हिम्मत नहीं थी। दिग्वेश आचार्य को चुप रहना पड़ा और रुद्र और उसके साथ आए लोगों को अंदर जाने देना पड़ा, लेकिन वह अभी भी असहज था। मैं खजाना हॉल से संघमित्रा हूं। क्या मालकिन इशिका रोहिल मंडप में है? बाहर से अचानक एक युवा महिला की आवाज आई। रुद्र की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसके पास खड़ी स्नेहा ने रुद्र के चेहरे को देखा और अपनी भौहें हल्के से चढ़ा लीं। उसे रुद्र और संघमित्रा के बीच की दुश्मनी नहीं पता थी, लेकिन उसे बस इतना लगा कि कुछ ठीक नहीं है। इस समय संघमित्रा अपने लोगों को लेकर आ चुकी थी। रुद्र ने स्नेहा और दूसरों की ओर देखा, फिर दिग्वेश आचार्य के बाद धीरे धीरे मुड़ा। रुद्र की हरकतें शांत और बिना जल्दबाजी की थीं। नेतृत्व कर रही संघमित्रा में लंबे समय तक सत्ता में रहने की अकड़ थी। उसने रुद्र को देखा और सिर्फ एक नजर के बाद अपनी नजर दिग्वेश आचार्य की ओर मोड़ दी। संघमित्रा ने वाकई रुद्र से कभी मुलाकात नहीं की थी। आखिरकार उसे इसकी जरूरत नहीं थी। शुरू में उसने रुद्र को सिर्फ एक खिलौने के रूप में देखा था। खिलौने का चेहरा कैसा है उसे जानने की जरूरत नहीं थी। उसे बस यह जानना था कि खिलौना उसके हाथ में है या नहीं। रुद्र से वास्तव में मिलने वाले केवल धर्मवीर और कंगवर्मन थे। संघमित्रा के पीछे चल रहे कंगवर्मन ने रुद्र और दूसरों को देखकर रंग उड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र यहां होगा। जब उसने संघमित्रा को रुद्र की ओर देखते देखा तो कंगवर्मन इतना घबरा गया कि उसका शरीर कांपने लगा। वह और रुद्र स्वामी सेवक विधि से बंधे थे। अगर रुद्र की पहचान हो गई तो संघमित्रा निश्चित रूप से रुद्र को मार देगी। रुद्र के मरने पर कंगवर्मन भी नहीं बच सकता था। शुक्र है संघमित्रा ने रुद्र को नहीं पहचाना, जिससे कंगवर्मन ने राहत की सांस ली। साथ ही वह चुपके से रुद्र के लिए पसीना बहाने लगा। वह इतना घबरा रहा था, लेकिन संघमित्रा का सामना करने में रुद्र इतना शांत और स्थिर था। क्या उसे संघमित्रा नहीं पता था? मुझे नहीं पता था कि मालकिन संघमित्रा आ रही हैं। स्वागत न कर पाने के लिए माफी मांगता हूं। दिग्वेश आचार्य ने जल्दी से संघमित्रा को हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, आप विनम्रता दिखा रहे हैं। क्या मालकिन इशिका यहां है? संघमित्रा ने नरम स्वर में कहा, बड़ी मालकिन कुछ काम के लिए बाहर गई हैं और कुछ दिनों में लौटेंगी। दिग्वेश आचार्य ने जवाब दिया, यह अफसोस की बात है कि मैंने मालकिन इशिका को लंबे समय से नहीं देखा। जब मुझे पता चला कि वह इंद्रपुर आई हैं, मैं तुरंत उनसे मिलने आई, लेकिन एक कदम देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों बाद फिर आऊंगी। संघमित्रा ने हल्के से आह भरी, और जब वह अपनी नजर हटाने वाली थी, तभी उसकी नजर स्नेहा, साक्षी और दूसरों पर पड़ी, और उसकी भौहें हल्के से चढ़ गईं, क्योंकि उसने इतने निचले स्तर की कल्टीवेशन वाले लोगों को कभी नहीं देखा था। आपको पता होना चाहिए कि यह रोहिल मंडप है, कोई दूसरी जगह नहीं। रोहिल मंडप में प्रवेश करने वाले लोग साधारण नहीं होते। अंकल, ये दोनों महिलाएं कौन हैं? संघमित्रा ने दिग्वेश आचार्य से पूछा। वे दिग्वेश आचार्य का चेहरा हल्का सा बदल गया। वह स्वाभाविक रूप से स्नेहा और दूसरी लड़कियों की उत्पत्ति जानता था। वे सिर्फ सांसारिक क्षेत्र की कीड़े थीं। अगर संघमित्रा को उनकी असली उत्पत्ति पता चली तो यह रोहिल मंडप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। वे मेरे परिवार हैं, रुद्र ने कहा। आप कौन हैं? संघमित्रा ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। मेरा नाम रुद्र है, रुद्र ने कहा। रुद्र। संघमित्रा की भौहें और सिकुड़ गईं और वह रुद्र को ऊपर से नीचे देखने लगी। उसके चेहरे पर नाखुशी दिखाई दी। उसने सामने वाले रुद्र को सांसारिक क्षेत्र के रुद्र से नहीं जोड़ा, लेकिन उसे यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। पीछे खड़े कंगवर्मन इतना डर गया कि रुद्र अभी भी इस समय खड़ा होने की हिम्मत कर रहा था। तुम्हारा खड़ा होना ठीक है, तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है? रुद्र के खड़े होने पर दिग्वेश आचार्य का चेहरा और बदसूरत हो गया। वह मूल रूप से कोई बहाना बनाकर बात टालना चाहता था, लेकिन रुद्र ने सामने आकर उसकी योजना को बिगाड़ दिया। यह रुद्र है, युवा मास्टर बड़ी मालकिन का दोस्त है, दिग्वेश आचार्य ने दांत पीसते हुए कहा।
हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर संघमित्रा को पता चला कि रुद्र सांसारिक क्षेत्र से आया है, तो यह रोहिल मंडप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। सहस्त्र पैलेस के सदस्य के रूप में दिग्वेश आचार्य को स्वाभाविक रूप से सहस्त्र पैलेस के अधिकार क्षेत्र में रोहिल मंडप की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी थी। मालकिन इशिका का दोस्त। अब संघमित्रा की बारी थी आश्चर्य करने की, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि इशिका की पहचान क्या थी, और उसके मुकाबले इशिका की पहचान और भी उच्च और बेजोड़ थी। न केवल पहचान के मामले में इशिका पूर्वी क्षेत्र में अपनी पीढ़ी में शीर्ष पर थी, अपनी पहचान और क्षमता के कारण इशिका के बहुत कम दोस्त थे, और जो दोस्त उसकी नजर में आते थे वे अक्सर असाधारण होते थे। चाहे वे कितने भी बुरे हों, वे उसकी संघमित्रा से ज्यादा खराब नहीं थे। मुझे नहीं पता कि युवा मास्टर रुद्र कहाँ से हैं, संघमित्रा ने अपनी पिछली अकड़ को छोड़कर रुद्र से नरम स्वर में पूछा। हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं ना? रुद्र ने हल्के से जवाब दिया। यह सही है, यह संघमित्रा की जल्दबाजी थी। संघमित्रा ने मुस्कुराकर माफी मांगी। कुछ असाधारण पृष्ठभूमि वाले लोगों को अक्सर अपनी उत्पत्ति के बारे में पूछा जाना पसंद नहीं होता, जैसे इशिका। हालांकि उसकी पहचान उच्च और बेजोड़ है, वह शायद ही कभी अपनी पहचान का उपयोग करके काम करती है, बल्कि अपनी क्षमताओं पर निर्भर करती है। हालांकि मैं आज मालकिन इशिका से नहीं मिली, लेकिन मैं युवा मास्टर रुद्र से मिली, और संघमित्रा का आना व्यर्थ नहीं गया। युवा मास्टर रुद्र का इंद्रपुर में इस बार आना भी प्राचीन खंडहरों के खुलने के कारण है ना? हाल के समय में कई शीर्ष लोग अपनी पीढ़ी के इंद्रपुर में आए हैं। सब प्राचीन खंडहरों के लिए आए हैं और सबका एक ही उद्देश्य है। हालांकि प्राचीन खंडहरों के बारे में सभी को थोड़ा थोड़ा ही पता है। अगर हम सबके प्रयासों को इकट्ठा करके प्राचीन खंडहरों की उत्पत्ति को पूरी तरह समझ सकें, तो हम जब वहां जाएं तो यह थोड़ा कम खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैं कल खजाना हॉल में एक भोज आयोजित कर रही हूं, और मैंने अपनी पीढ़ी के कई शीर्ष लोगों को आमंत्रित किया है। यह निमंत्रण है। अगर युवा मास्टर रुद्र चाहें तो कृपया आएं। संघमित्रा ने मुस्कुराते हुए एक सुनहरा निमंत्रण दिया। मैं समय मिलने पर जाऊंगा। रुद्र ने इसे लापरवाही से ले लिया। सबसे पीछे खड़े कंगवर्मन ने राहत की सांस ली। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। पूरा प्रकरण बहुत रोमांचक था। एक बार रुद्र की पहचान हो जाती तो वे सब मर जाते। शुक्र है धर्मवीर वहां नहीं था। कंगवर्मन चुपके से खुश हुआ, और साथ ही रुद्र की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। यह लड़का इतनी खतरनाक स्थिति में भी अपनी शांति बनाए रख सकता था। यहां तक कि अच्छी तरह से जानकारी रखने वाले कंगवर्मन को भी उसकी प्रशंसा करनी पड़ी। अंकल, कृपया यह निमंत्रण मालकिन इशिका को दे दें। अगर वह फ्री हो तो आए, अगर फ्री न हो तो कोई बात नहीं। संघमित्रा ने एक और प्लैटिनम सुनहरा निमंत्रण दिया, जो कुछ शीर्ष निमंत्रणों में से एक था। अगर बड़ी मालकिन वापस आएंगी तो मैं इसे निश्चित रूप से उन्हें दे दूंगा। दिग्वेश आचार्य ने निमंत्रण लेने के बाद जवाब दिया। युवा मास्टर रुद्र, मैं कल आपके आने की प्रतीक्षा करूंगी। संघमित्रा ने रुद्र को हाथ जोड़कर कहा। मैं समय मिलने पर जाऊंगा, रुद्र ने उदासीनता से कहा। संघमित्रा ने और कुछ नहीं कहा और मुड़कर चली गई। जब वह 6 जानवरों वाली सुनहरी गाड़ी पर चढ़ी तो संघमित्रा अचानक रुक गई। उसने हल्के से भौहें चढ़ाईं। अभी भी रुद्र के साथ हुई पूरी बातचीत के बारे में सोच रही थी। मैंने कभी नहीं सुना कि मालकिन इशिका ने दोस्त बनाए हैं, लेकिन अंकल मालकिन इशिका का पुराना नौकर है और बकवास नहीं करेगा। चूंकि यह व्यक्ति रोहिल मंडप में रह सकता है, उसकी पहचान निश्चित रूप से असाधारण होगी। इतनी कम उम्र में रोहिल मंडप में रहने की योग्यता। संघमित्रा ने हल्के से भौहें चढ़ाईं, रुद्र की पहचान के बारे में सोचते हुए। हर कोई रोहिल मंडप में नहीं रह सकता। यहां तक कि संघमित्रा की पहचान के साथ वह रोहिल मंडप में रह सकती थी, लेकिन सिर्फ 1-2 दिन के लिए अकेले। लेकिन रुद्र अपने परिवार और नौकरानी को साथ लेकर रह रहा था। केवल बहुत ऊंची पहचान वाले लोग ही रोहिल मंडप में इस तरह रह सकते थे। किसी को भेजकर जांच करो
और रोहिल मंडप में रहने वाले रुद्र की उत्पत्ति का पता लगाओ, संघमित्रा ने कहा। हाँ, संघमित्रा के साथ चल रहे लोगों ने जल्दी जवाब दिया। संघमित्रा ने अपने विचारों को एक तरफ रखा। खजाना हॉल की ताकत के साथ किसी की पहचान का पता लगाना मुश्किल नहीं था। उसे जल्द ही इस गर्वीले युवा मास्टर रुद्र की पहचान का पता चल जाना चाहिए। क्या तुम्हारा उससे कोई झगड़ा है? स्नेहा पास आई और धीरे से पूछा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, रुद्र ने जवाब दिया। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं दीदी को बुलाकर तुमसे पूछूंगी, स्नेहा ने हंसी के साथ कहा। ये शब्द सुनकर रुद्र का चेहरा लाचार हो गया। उसे स्नेहा के पूछने से डर नहीं था, लेकिन साक्षी के पूछने से डर था, क्योंकि स्नेहा पूछेगी तो पूछेगी, लेकिन साक्षी पूछेगी तो वह उसकी बहुत चिंता करेगी। तुम बहुत सख्त हो, रुद्र ने स्नेहा को देखा। तुम ऐसे हो और फिर भी मुझसे लड़ना चाहते हो? स्नेहा का चेहरा अकड़ से भरा था। उसे रुद्र को इस तरह तंग करना सबसे ज्यादा पसंद था, क्योंकि यह लड़का कभी कभी नरम और सख्त दोनों को नहीं मानता था और सिर्फ साक्षी की चाल को स्वीकार करता था। आखिरकार रुद्र को साक्षी ने बचपन से पाला था। मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में आने से पहले उसने मेरे पीछे लोगों को भेजा था, रुद्र ने कहा। क्यों? क्या तुमने उसे भड़काया था? स्नेहा ने भौहें चढ़ाईं और उसकी खूबसूरत आंखों में ठंडक थी। वह उत्सुक थी, लेकिन उसमें मारने का इरादा भी था। चाहे रुद्र ने संघमित्रा को भड़काया हो या नहीं, चूंकि संघमित्रा ने रुद्र का पीछा करने के लिए लोगों को भेजा था, तो संघमित्रा स्नेहा के दिल में पहले से ही मारने की सूची में थी। हालांकि उसकी मौजूदा कल्टीवेशन का स्तर पर्याप्त नहीं था, लेकिन अगर भविष्य में मौका मिला तो वह निश्चित रूप से संघमित्रा को मार देगी। नहीं, बस उसे मेरे भागने में मजा आया और उसने मुझे एक खिलौने की तरह देखा। नतीजतन मैं भाग गया और उसके नियंत्रण से बाहर हो गया, इसीलिए वह गुस्सा हो गई और उसने मेरे पीछे लोगों को भेजा, रुद्र ने कहा। वह वाकई तुम्हें खिलौने की तरह देखती थी, उसे मरना चाहिए। स्नेहा की आंखें डरावनी ठंडक से भर गईं और अत्यधिक ठंड की शक्ति तेजी से चारों ओर फैल गई। स्नेहा! रुद्र ने चिल्लाया। स्नेहा ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और अत्यधिक ठंड की शक्ति को वापस ले लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आसपास लगाए गए कुछ कीमती फूल और पौधे ठंड से मर चुके थे। इन फूलों और पौधों को ठंड से मरा हुआ देखकर दिग्वेश आचार्य का चेहरा नीला और सफेद पड़ गया। आपको पता होना चाहिए कि ये फूल और पौधे आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कीमती चीजें हैं और प्रत्येक की बहुत ऊंची कीमत है। एक पौधे का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। इतने सारे मर गए और दिग्वेश आचार्य को नहीं पता था कि वह कितना दुखी था। तुम यहां रहते हो और तुम्हें इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं है। रोहिल मंडप की चीजें बहुत कीमती हैं। अगर वे क्षतिग्रस्त हो गईं तो तुम उन्हें चुकाने में सक्षम नहीं होगे। दिग्वेश आचार्य ने सामने के आंगन की ओर इशारा किया, जहां सम्मानित मेहमानों के साथी रहते थे। उसने रुद्र और दूसरों को सीधे वहां जाने की व्यवस्था की। हालांकि यह वह जगह है जहां साथी रहते हैं, लेकिन यह बहुत असाधारण है। जमीन पर एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थर के टुकड़ों से बनी क्यूई एकत्रीकरण सरणी बिछी है। बेशक यह ऊर्जा एकत्रीकरण सरणी आत्मा एकत्रीकरण सरणी से बहुत कमतर है, फिर भी अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की तुलना में कई गुना समृद्ध है। यह रोहिल मंडप वाकई एक शानदार जगह है। गंभीर रूप से घायल समर्थ ने अपने शरीर में लगातार प्रवेश कर रही समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए प्रशंसा की। भाई रुद्र, तुम उस महिला से कैसे मिले जिसका नाम मालकिन इशिका है? समर्थ ने रुद्र से जल्दी पूछा। अगर तुम औरतों के साथ खिलवाड़ करोगे तो देर सबेर औरतों के हाथों मर जाओगे, रुद्र के बोलने से पहले स्नेहा ने ठंडे स्वर में कहा। समर्थ ने स्नेहा की ओर आश्चर्य से देखा। स्नेहा, तुम मेरे छोटे भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? जब मैं बाहर होता हूं तो मुझे दोस्त बनाना पड़ता है। वह इशिका नाम की महिला मेरी दोस्त है। ऐसी बातें फिर मत कहना, साक्षी ने स्नेहा को डांटा। दीदी, तुम बहुत पक्षपात करती हो, हमेशा उसका बचाव करती हो, स्नेहा ने हंसी के साथ कहा। चलो। रुद्र खड़ा हुआ और अपने चाचा को पीठ पर उठाया। कहाँ जाना है? साक्षी और दूसरों ने रुद्र की ओर देखा। दूसरी तरफ रहने, रुद्र ने कहा। दूसरी तरफ? क्या हमें यहां नहीं रखा गया है? दूसरी तरफ रहना शायद ठीक ना हो।
साक्षी ने हिचकिचाते हुए कहा। आखिरकार यह किसी और की जगह थी। दिग्वेश आचार्य नाम का वह बूढ़ा उन्हें यहां रहने देना नहीं चाहता था। अगर रुद्र यहां रहना नहीं चाहता था तो वे दूसरी जगह जाना पसंद करते। इसमें क्या गलत है? हम मेहमान हैं। रोहिल मंडप मूल रूप से मेहमानों के लिए है, इसीलिए हम जहां चाहें वहां रह सकते हैं। रुद्र ने एक हाथ से अपने चाचा को पीठ पर उठाया और दूसरे से समर्थ को, और सबसे पहले दरवाजे से बाहर निकला। स्नेहा बिना कुछ कहे सीधे उसके पीछे चल दी। साक्षी ने कड़वी मुस्कान दी और रुद्र और दूसरों के पीछे चल दी। रुद्र ने सभी को दूसरे आंगन में ले गया। इस आंगन को देखते ही साक्षी और दूसरे स्तब्ध रह गए। पहली जगह पहले से ही काफी शानदार थी, लेकिन यह जगह उससे भी ज्यादा शानदार थी। नहीं, यह कहना चाहिए कि इसमें बहुत बड़ा अंतर था। पहली जगह में एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थर के टुकड़ों से जमीन बिछी थी, लेकिन यहां पूरी एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थर से बिछी थी। पूरा आंगन एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थरों से ढका था, कम से कम 10,000। इतना ही नहीं, निवास में एक जेड बिस्तर था। रुद्र ने इसे एकाग्र जेड के रूप में पहचाना, एक बहुत दुर्लभ जेड जो शांत करने का प्रभाव रखता है। एक मार्शल कलाकार के लिए यह एक खजाना है। खासकर जब आप कल्टीवेशन में सफलता हासिल कर रहे होते हैं तो नैकाग्र जेड पर बैठने से बाहरी चीजों का हस्तक्षेप और आंतरिक राक्षसों का व्यवधान नहीं होता। रुद्र को आंतरिक राक्षस नहीं थे क्योंकि वह खुद एक तलवारबाज था और वह मुख्य रूप से तीर के तलवार मार्ग का पालन करता था, इसलिए आंतरिक राक्षसों का उसे परेशान करना मुश्किल था। लेकिन दूसरे मार्शल कल्टीवेशन करने वालों के लिए यह अलग था। उन्हें अभ्यास के दौरान अनिवार्य रूप से आंतरिक राक्षसों का व्यवधान सहना पड़ता था। अगर आपके पास एकाग्र जेड हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एकाग्र जेड और 10,000 एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थरों को देखकर रुद्र को समझ आ गया कि दिग्वेश आचार्य ने क्यों कहा था कि हर कोई रोहिल मंडप में नहीं रह सकता। इस जगह की सिर्फ 2 चीजें पहले से ही बहुत कीमती थीं। कीमती चीज एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थर नहीं थी, बल्कि 10,000 एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थरों से बनी आध्यात्मिक पत्थर सरणी थी। यह सबसे कीमती थी। यह इन एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थरों की आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार शुद्ध करती थी। आंगन में फैली आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा थी जिसे सीधे शरीर में अवशोषित किया जा सकता था। यह जगह, कोई आश्चर्य नहीं कि वह बूढ़ा हमें यहां रहने नहीं देना चाहता था, समर्थ ने हंसी के साथ कहा। यह जगह आध्यात्मिक तरल पूल के बराबर थी। नहीं, यह कहना चाहिए कि यह आध्यात्मिक तरल पूल से बेहतर थी। पूरा आंगन देखकर रुद्र ने अपनी ठुड्डी को छुआ। अगर यहां एकाग्र जेड न होता तो ठीक था, लेकिन अब जब यहां इतना बड़ा एकाग्र जेड था तो इसका उपयोग न करना बर्बादी होती। तुम पहले अंदर जाकर अभ्यास करो, रुद्र ने कहा। स्नेहा ने साक्षी को अंदर ले लिया। वह ऐसी शानदार प्रशिक्षण जगह को कैसे छोड़ सकती थी? वह जानती थी कि उसे अब प्रशिक्षण संसाधनों की कमी थी। भाई रुद्र, मेरा क्या? समर्थ ने रुद्र की ओर उत्सुकता से देखा। बेशक, तुम्हें भी अंदर जाना है। रुद्र ने समर्थ को अंदर फेंक दिया और कौशल का उपयोग किया, इसलिए समर्थ धीरे से उतरा और उसे चोट नहीं लगी। चाचा के लिए रुद्र ने उन्हें भी आंगन के केंद्र में रखा। स्नेहा और दूसरों ने पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करना शुरू कर दिया था और चाचा गंभीर चोटों के कारण बेहोश थे। हालांकि उन्होंने सक्रिय रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित नहीं की थी, फिर भी उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवेश कर रही थी। रुद्र ने अपने निवास से एकाग्र जेड निकाला और इसे स्नेहा और दूसरों के आसपास रखा। एकाग्र जेड की मौजूदगी के कारण स्नेहा और दूसरे जल्दी शांत हो गए। एकाग्र जेड रखने के बाद रुद्र ने नाजिए से कुछ सामग्री निकाली जो मूल रूप से आत्मा एकत्रीकरण सरणी की व्यवस्था के लिए बची थीं। हम एक बड़ा 3 स्तरीय आत्मा एकत्रीकरण सरणी भी बना सकते हैं जो पर्याप्त होना चाहिए। रुद्र ने इसे व्यवस्थित करना शुरू किया। क्योंकि उसने इसे कई बार बनाया था, इसे आकार देने में 1 घंटे से भी कम समय लगा। जिस पल 3 स्तरीय आत्मा एकत्रीकरण सरणी पूरी तरह बन गई, रुद्र ने सरणी का केंद्र खोल दिया। धम! आंगन में एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थर की आध्यात्मिक ऊर्जा को 3 स्तरीय आत्मा एकत्रीकरण सरणी ने तेजी से खींच लिया।
अत्यधिक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और फिर मूल सरणी द्वारा शुद्ध की गई। तरल जैसी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा आंगन में उमड़ पड़ी। रुद्र उनके बीच में था, अपने चाचा के पास क्रॉस लेग बैठा था। आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करते हुए वह आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके चाचा के शरीर को नियंत्रित कर रहा था। स्नेहा के लिए वह व्यक्तिगत रूप से अवशोषण करने के अलावा साक्षी की आध्यात्मिक ऊर्जा को भी समायोजित कर रही थी। अत्यधिक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार प्रवेश कर रही थी। इस पल साक्षी की आभा में अचानक बदलाव आया। वह जन्मजात क्षेत्र के शिखर से सीधे बैंगनी हवेली क्षेत्र में टूट गई। मार्शल कल्टीवेशन में पहला कदम केवल पर्याप्त प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पर्याप्त प्रशिक्षण संसाधनों की भी। भले ही प्रतिभा बहुत ऊंची न हो, आप प्रशिक्षण संसाधनों का उपयोग करके इसे जमा कर सकते हैं। वास्तव में साक्षी की मार्शल प्रतिभा खराब नहीं थी। हालांकि वह रुद्र और स्नेहा जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वह अपनी पीढ़ी में शीर्ष पर थी। यह केवल कलिंग में था कि प्रशिक्षण संसाधन अपेक्षाकृत कम थे, इसलिए उनके चाचा यशवीर ने सीमित प्रशिक्षण संसाधनों को रुद्र को देने का फैसला किया था। स्नेहा के लिए हालांकि यशवीर ने भी कुछ दिया था, लेकिन रुद्र की तुलना में यह केवल एक छोटा सा हिस्सा था। 3 स्तरीय आत्मा एकत्रीकरण सरणी के प्रभाव में न केवल साक्षी तेजी से प्रगति कर रही थी, बल्कि स्नेहा और समर्थ भी तेजी से सुधार कर रहे थे। धम्म। स्नेहा सबसे पहले हेदान क्षेत्र में प्रगति की, थोड़ी देर बाद समर्थ भी हेदान क्षेत्र में प्रगति की। सफलता के बाद दोनों की आभा में जमीन आसमान का बदलाव आया। रुद्र के लिए जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती रही, उसका कल्टीवेशन स्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। चाचा यशवीर की चोटें काफी हद तक ठीक हो गई थीं और उनकी कल्टीवेशन स्तर भी टूट गया और वह जल्द ही बैंगनी हवेली क्षेत्र में प्रवेश कर गए। सांसारिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र में यही अंतर है। सांसारिक क्षेत्र में एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थर बहुत दुर्लभ हैं। भले ही वे मौजूद हों, अधिकतम कुछ ही होते हैं, यहाँ की तरह 10,000 नहीं। प्रशिक्षण संसाधनों के मामले में सांसारिक क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र की तुलना में बहुत पीछे है। मूल रूप से 10,000 एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थरों में केवल 30% आध्यात्मिक ऊर्जा थी। रुद्र ने 3 स्तरीय आत्मा एकत्रीकरण सरणी का उपयोग करने के बाद सिर्फ एक दिन में 20% आध्यात्मिक ऊर्जा निकाल ली। जब स्नेहा और समर्थ हेदान क्षेत्र के शिखर पर टूट गए और साक्षी हेदान क्षेत्र में टूट गई, तब रुद्र ने 3 स्तरीय आत्मा एकत्रीकरण सरणी को वापस ले लिया। मुख्य रूप से क्योंकि उन तीनों ने बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर ली थी। भले ही उनके पास एकाग्र जेड की सुरक्षा थी, एक बार में इतनी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करने से उनके शरीर पर असर पड़ता। रुद्र खुद एक शारीरिक कल्टीवेशन करने वाला था, इसलिए उस पर असर नहीं पड़ता था। लेकिन स्नेहा और दूसरों के लिए ऐसा नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए रुकना पड़ा ताकि वे अपनी सच्ची ऊर्जा को संक्षेप कर सकें। रुद्र, यह कहाँ है? यशवीर धीरे धीरे जाग गए। चाचा, आप जाग गए? रुद्र ने जल्दी कहा। पिता, पापा, आप जाग गए? साक्षी बहनें जल्दी से अभ्यास रोककर दौड़ीं। दोनों लड़कियों को यशवीर के जागने पर बहुत उत्तेजना हुई। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। यह अजीब है, मेरी कल्टीवेशन। यशवीर ने अपनी कल्टीवेशन में बदलाव देखा और वह आश्चर्यचकित हो गया। मैंने आपके शरीर में कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्गदर्शन किया था और अब आप बैंगनी हवेली क्षेत्र के शिखर पर हैं। रुद्र ने बिना रुके कहा। तुमने मेरे लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्गदर्शन किया। यह बहुत बर्बादी है। तुम्हें इसे अपने लिए उपयोग करना चाहिए था। मैं इतना बूढ़ा हूं। भले ही मैं अभ्यास जारी रखूं, मैं शायद ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच पाऊं। तुम्हें इसे अपने लिए उपयोग करना चाहिए था। यशवीर ने कुछ दुख के साथ कहा। चाचा, यह आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे लिए सिर्फ एक बूंद है। इसके अलावा हमें अभी के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी नहीं है। आपका कल्टीवेशन स्तर ऊंचा होना बुरी बात नहीं है। मुझे भविष्य में आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी ओर क्या मदद कर सकता हूं? यशवीर ने रुद्र को आश्चर्य से देखा। बेशक आप कर सकते हैं।
अगर आपका कल्टीवेशन स्तर बहुत कम होगा तो आप शायद मदद नहीं कर पाएंगे। रुद्र ने मुस्कुराया। वास्तव में उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके चाचा मदद कर सकते हैं। बस इतना था कि वह ठीक रहे, ये काफी था। चाचा का कल्टीवेशन स्तर जितना ऊंचा होगा, उनकी प्राकृतिक आयु उतनी ही लंबी होगी और वे उतने ही लंबे समय तक जिएंगे। इस थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा को खोने की बात तो छोड़ो, रुद्र को अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा चाचा को देने में भी बुरा नहीं लगता था। बस इतना था कि चाचा घायल थे और उनका शरीर इतनी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा को एक बार में अवशोषित करने में सक्षम नहीं था। चाचा, आप लोग अभी के लिए यहां रहें। दीदी, लान, स्नेहा, समर्थ, आप लोग पहले अपनी कल्टीवेशन को मजबूत करें। अगर आपको कुछ चाहिए तो रोहिल मंडप के लोगों को ढूंढ लें। रुद्र ने कुछ निर्देश देने के बाद रोहिल मंडप छोड़ दिया। जैसे ही रुद्र अंदर कदम रखा, प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और उसका रवैया पहले की तुलना में कहीं ज्यादा उत्साहपूर्ण था। युवा मास्टर, कृपया बैठें। प्रबंधक ने रुद्र को भीतरी हॉल में ले जाकर बिठाया, फिर नौकरानी को बुलाकर उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक चाय लाने को कहा और खुद चाय बनाई। प्रबंधक को इतना उत्साहपूर्ण देखकर रुद्र को थोड़ा आश्चर्य हुआ। युवा मास्टर वाकई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी असली पहचान नहीं दिखाता। वह वास्तव में मालकिन इशिका का दोस्त है। प्रबंधक ने रुद्र को देखते हुए कहा, आप लोग सुनने की मीनार में काफी अच्छी तरह से सूचित हैं। रुद्र को आश्चर्य नहीं हुआ। सुनने की मीनार के जासूस हर जगह थे और यह पता लगाना मुश्किल नहीं था। हम सुनने की मीनार में सूचना बेचकर जीविका चलाते हैं। इस आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई ऐसी खबर नहीं है जो हमें नहीं पता। प्रबंधक ने मुस्कुराया। मैं इस बार 2 लोगों के बारे में पूछताछ करने आया हूं, रुद्र ने कहा। युवा मास्टर, कृपया बोलें। एक का नाम देवनमन है और दूसरे का आर्या श्रीवास्तव। रुद्र ने थोड़ा हिचकिचाने के बाद कहा। मुस्कुरा रहे प्रबंधक का चेहरा अचानक ठहर गया। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या सुनने की मीनार को इन 2 लोगों के बारे में कोई खबर नहीं मिल सकती? रुद्र ने पूछा। युवा मास्टर, मैंने अभी कहा था कि इस आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई ऐसी खबर नहीं है जो हमें नहीं पता। इन 2 लोगों के बारे में बेशक खबर है और हमने सुनने की मीनार में इसकी काफी बिक्री की है। हालांकि उनके ठिकाने के बारे में कोई खबर नहीं है। मुझे डर है कि अब और नहीं होगी। प्रबंधक ने धीरे धीरे कहा। कोई ठिकाना नहीं? यहां तक कि आपकी सुनने की मीनार भी उनके ठिकाने का पता नहीं लगा सकती? रुद्र का चेहरा आश्चर्य से भर गया। आपको पता होना चाहिए कि सुनने की मीनार के जासूस लगभग पूरे आध्यात्मिक क्षेत्र में फैले हैं और कोई ऐसी खबर नहीं है जो सुनने की मीनार को नहीं मिल सकती। अगर होती तो हमने यह सूचना सफेद ड्रैगन पैलेस को कब की बेच दी होती। प्रबंधक ने सिर हिलाया। युवा मास्टर, आपको शायद नहीं पता कि इन 2 लोगों के ठिकाने की कीमत कितनी है। उनकी एक छोटी सी खबर भी कम से कम 10 मिलियन एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थरों की होगी। सफेद ड्रैगन पैलेस में तो एक एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थर की नस का इनाम भी है इन दोनों को पकड़ने के लिए। कहा जाता है कि वह एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थर की नस कम से कम 10 अरब की है। 10 अरब एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थर इन दोनों को पकड़ने के लिए। उन्होंने ऐसा क्या किया कि सफेद ड्रैगन पैलेस इतनी ऊंची कीमत देकर उन्हें पकड़ना चाहता है? रुद्र ने आश्चर्य से कहा। क्या उनके माता पिता ने सफेद ड्रैगन पैलेस के गढ़ को उखाड़ फेंका था? वरना सफेद ड्रैगन पैलेस इतनी ऊंची कीमत देकर उन्हें क्यों पकड़ना चाहेगा? इस खास मामले के बारे में मुझे जानने का पर्याप्त अधिकार नहीं है। हालांकि उस साल यह एक बहुत बड़ी बात थी और पूर्वी क्षेत्र की लगभग सभी ताकतों को इसके बारे में पता था। सुना है कि 2 लोगों ने सफेद ड्रैगन पैलेस में घुसपैठ की और वहां से एक कीमती खजाना ले गए, प्रबंधक ने कहा। सफेद ड्रैगन पैलेस में घुसपैठ? रुद्र ने गहरी सांस ली। आपको पता होना चाहिए कि सफेद ड्रैगन पैलेस आध्यात्मिक क्षेत्र के पूर्वी सीमा में 10,000 साल पुरानी ताकतों में से एक है। यह 10,000 तलवार महल से कहीं ज्यादा मजबूत है और पूर्वी सीमा में लगभग प्रमुख ताकत है। रुद्र को यह अविश्वसनीय लगा कि उसके माता पिता ने सफेद ड्रैगन पैलेस में घुसपैठ की और वहां से एक कीमती खजाना ले गए। इतना ही नहीं, खजाना लेने के बाद दोनों गायब हो गए।
यहां तक कि सुनने की मीनार भी उनके ठिकाने का पता नहीं लगा सकी। सफेद ड्रैगन पैलेस से सही सलामत भाग निकलना यह अपने आप में पहले से ही असाधारण था। उसके माता पिता ने खुद को किस हद तक कल्टीवेशन की थी? रुद्र बहुत उत्सुक था। और उसके पिता की उत्पत्ति क्या थी? रुद्र को नहीं पता था और न ही सुद्रस को। लेकिन उन्होंने कहा था कि उसकी प्रकाश की मार्शल आत्मा शायद उसके पिता की वंशावली से विरासत में मिली थी। रुद्र ने कई मार्शल आत्माओं का सामना किया था, लेकिन केवल प्रकाश की मार्शल आत्मा में दो अनोखी क्षमताएं थीं। एक थी टेलीपोर्टेशन और दूसरी थी गरज के साथ प्रतिद्वंद्वी की चेतना पर प्रहार करना। रुद्र सुनने की मीनार से बाहर निकला और सड़क पर गुजरते लोगों को देखा। उसका मूड अजीब और जटिल था। हालांकि वह अपने माता पिता के ठिकाने का पता नहीं लगा सका, लेकिन कम से कम उसे पता था कि वे अभी भी जीवित थे। यह सुनने की मीनार सिर्फ इंद्रपुर की एक उप मीनार है। प्रबंधक का अधिकार ज्यादा नहीं है और वह ज्यादा नहीं जानता। उसे नहीं पता कि मेरे माता पिता ने सफेद ड्रैगन पैलेस में क्यों घुसपैठ की और सफेद ड्रैगन पैलेस के कीमती खजाने को क्यों ले गए। मुझे ऊंची सुनने की मीनार में जाना होगा, शायद वहां और विस्तृत जानकारी मिल सके। रुद्र ने बुदबुदाया और अचानक उसकी नजर में एक परिचित आकृति आई। वह छोटी लड़की। रुद्र का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसने सांसारिक क्षेत्र के स्वर्गीय तत्व महल के गुप्त क्षेत्र से बचाई गई छोटी लड़की को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। उसका चेहरा बहुत उदासीन था, जैसे कि आसपास की हर चीज का उससे कोई लेना देना नहीं था। तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे आई? रुद्र ने आश्चर्य से पूछा। जब वह गया था तो रुद्र ने छोटी लड़की को ध्रुवेंद्र की देखभाल में सौंप दिया था। छोटी लड़की ने लापरवाही से एक टोकन निकाला। रुद्र ने इसे क्रॉस डोमेन टोकन के रूप में पहचाना। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास वास्तव में एक क्रॉस डोमेन टोकन होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आध्यात्मिक क्षेत्र में आ सकी। तुम स्नेहा और दूसरों के साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में आई थीं, है ना? अब जब तुम यहां हो तो अकेले इधर उधर क्यों घूम रही हो? रुद्र ने भौहें चढ़ाकर पूछा और साथ ही उसे अजीब लगा। स्नेहा और दूसरों ने उसे यह बात क्यों नहीं बताई? क्या वह भूल गया था? रुद्र को नहीं पता था, लेकिन छोटी लड़की पहले से ही उसके पीछे थी। मेरे साथ वापस चलो, रुद्र ने कहा। हम? छोटी लड़की ने जवाब दिया। रुद्र ने छोटी लड़की को कुछ आश्चर्य से देखा। यह पहली बार था जब उसने छोटी लड़की को सवाल का जवाब देते देखा था, लेकिन यह अच्छी बात थी कि उसने जवाब दिया। आखिरकार उसके आसपास के सभी रिश्तेदार मर चुके थे और वह अकेली बची थी। इस तथ्य को स्वीकार करना एक समय के लिए मुश्किल था और उसके आत्म केंद्रित हो जाने में कुछ भी असामान्य नहीं था। रुद्र छोटी लड़की को लेकर रोहिल मंडप लौटने वाला था, लेकिन सामने से विराज की आवाज आई। भाई रुद्र, मुझे नहीं पता था कि तुम यहां मिलोगे। मुझे भी तुमसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या संयोग है? रुद्र ने देखा कि विराज ने सुनहरी कवच पहना था और उसके पीछे चल रहे चोल कबीले के युवा सदस्य भी इसी तरह के कवच पहने थे और सभी सावधानी से सजे हुए थे। तुम इस पोशाक में कहां जा रहे हो? रुद्र ने लापरवाही से पूछा। आज इंद्रपुर में हर 5 साल में होने वाला 8 कबीलों के नायकों का जमावड़ा है। मैं चोल कबीले की ओर से वहां जा रहा हूं। वैसे भाई देवराज और दूसरे पहले ही वहां जा चुके हैं। भाई रुद्र, क्यों न तुम भी हमारे साथ उत्साह देखने चलो, विराज ने कहा। 8 कबीलों के नायकों का जमावड़ा कई सालों से हो रहा है और हर बार यह बहुत जीवंत होता है। उस समय एक शिकार मैदान भी खोला जाएगा। शिकार मैदान में बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं जो हर 5 साल में एक बार खुलता है। तुम शायद कुछ खास राक्षस शावकों को भी पकड़ सकते हो। कहा जाता है कि किसी ने एक बार शिकार मैदान में एक स्वर्गीय पवित्र जानवर के शावक को पकड़ा था। विराज ने यह कहते हुए काफी उत्साह दिखाया। स्वर्गीय पवित्र ग्रेड के राक्षसों के शावक, अगर उन्हें पाला जाए और बड़ा किया जाए तो वे बहुत शक्तिशाली सहायक बन सकते हैं और यहां तक कि एक कबीले के संरक्षक जानवर भी बन सकते हैं। यह गोल्डन ऑर्डर के 8 कबीलों के नायकों का जमावड़ा है। मैं गोल्डन ऑर्डर के 8 कबीलों में से नहीं हूं। क्या वहां जाना उचित होगा? रुद्र ने भौहें चढ़ाईं। इसमें क्या गलत है? गोल्डन ऑर्डर के 8 कबीलों के नायक अपने दोस्तों को साथ ले जाते हैं। वैसे मैंने सुना है कि
सिहोट कबीले ने इस बार एक खास व्यक्ति को भेजा है। बाकी 7 कबीले इस बार देखना चाहते हैं कि सिहोट कबीले ने किस खास व्यक्ति को भेजा है। विराज ने कहा। सिहोट कबीला। रुद्र को सिहोट मार्शल सम्राट समायरा की याद आ गई। उस समय उसने मार्शल सम्राट की दूसरी सीमा में प्रवेश किया था और फिर शून्य को तोड़कर आध्यात्मिक क्षेत्र में आई थी। वह भी सिहोट कबीले की सदस्य थी। अब जब वह सिहोट कबीले में लौट आई थी, पता नहीं वह कैसी थी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा। हालांकि मुझे पहले इस छोटी लड़की को वापस भेजना होगा। रुद्र ने कहा। ठीक है, तुम उसे पहले वापस भेज दो। मैं यहां तुम्हारा इंतजार करता हूं, विराज ने कहा। रुद्र छोटी लड़की को रोहिल मंडप वापस ले गया। उसे आंगन के बाहर रखा, उसे खुद आंगन में जाने दिया और फिर वहां से चला गया। रुद्र के जाने के बाद छोटी लड़की ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। इतने सालों बाद रोहिल मंडप का स्तर पहले से बहुत कम हो गया है, लेकिन यह सिर्फ एक छोटे से शहर का रोहिल मंडप है, तो हम इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। छोटी लड़की ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। जब उसने स्नेहा के शरीर से निकलने वाली 4 परतों की अत्यधिक ठंडी शक्ति की आभा देखी, तो वह थोड़ा आश्चर्य प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सकी। तुम्हें कैसे पता कि हम यहां थे? स्नेहा ने अपनी आंखें खोलीं और छोटी लड़की को देखकर स्तब्ध रह गई। रुद्र ने मुझे यहां भेजा, छोटी लड़की ने शांत स्वर में कहा। रुद्र कहाँ है? वह कहाँ गया? स्नेहा खड़ी हो गई। वह उत्साह देखने गया। अगर तुम उसकी इतनी चिंता करती हो तो शायद तुम उसे पसंद करती हो, है ना? छोटी लड़की ने स्नेहा को देखा और कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? स्नेहा का चेहरा लाल हो गया। छोटी लड़की अचानक हंस पड़ी और स्नेहा को अर्थपूर्ण ढंग से देखा, जिससे स्नेहा और शर्मिंदगी महसूस करने लगी। गुस्से में वह छोटी लड़की को एक तमाचा मारना चाहती थी। अचानक आंगन के बाहर एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। एक सफेद मार्शल रोब पहने एक लड़की आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। वह बस ऐसे ही खड़ी थी, लेकिन उसने सभी का ध्यान खींच लिया, जिसमें स्नेहा और छोटी लड़की शामिल थीं। सभी ने इशिका की ओर देखा। क्या आप रुद्र का परिवार हैं? मेरा नाम इशिका है। यह हमारी पहली मुलाकात है। कृपया मुझे कुछ सिखाएं। इशिका ने मीठे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। लगता है रुद्र यहां नहीं है। मैं तब तक आपको परेशान नहीं करूंगी जब तक वह वापस नहीं आते। अगर आपको कुछ चाहिए तो नौकरानियों से पूछ लें, वे आपका ख्याल रखेंगी। अगर नौकरानियां इसे हल नहीं कर सकती तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। आप बहुत विनम्र हैं इशिका जी, हमें अभी के लिए कुछ नहीं चाहिए, यशवीर ने जल्दी कहा। तो मैं विदा लेती हूं। इशिका ने हल्के से सिर हिलाया, फिर मुड़कर चली गई। वह इतनी सुंदर है जैसे कोई चित्र से निकली देवी। साक्षी ने आह भरी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि रुद्र ऐसी महिला से दोस्ती कर सकता है। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा और उसकी सांसें और ठंडी हो गईं। ईर्ष्या हो रही है? छोटी लड़की ने मुस्कुराकर कहा। ईर्ष्या करने से कोई फायदा नहीं। कल्टीवेशन और क्षमता के मामले में तुम उसकी तुलना में बहुत पीछे हो। ये शब्द सुनकर स्नेहा गुस्से में आ गई थी, लेकिन उसने अचानक देखा कि उसकी दीदी साक्षी, पिता यशवीर और दूसरों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे कि उन्होंने छोटी लड़की को बोलते नहीं सुना। देखना मत, मैं एक गुप्त ध्वनि संचरण विधि का उपयोग कर रही हूं। वे हमारी बातचीत नहीं सुन सकते। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, बस अपने मन में सोचो कि क्या कहना है। छोटी लड़की ने स्नेहा को देखकर कहा, तुम कौन हो? स्नेहा ने छोटी लड़की को सतर्कता से घूरा। यह छोटी लड़की छोटी दिखती थी, लेकिन वास्तव में वह बहुत ही अजीब थी और बिल्कुल छोटी लड़की जैसी नहीं लगती थी। मैं कौन हूं यह मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी मौजूदा स्थिति और क्षमता के साथ न केवल तुम कभी रुद्र को नहीं पकड़ पाओगी, बल्कि तुम इस ईशिका नाम की लड़की से भी तुलना नहीं कर सकती। तुम भविष्य में केवल दूर से देख सकती हो कि वे मार्शल आर्ट्स में और आगे बढ़ते जा रहे हैं, छोटी लड़की ने कहा। यह शब्द सुनकर स्नेहा का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। तुम आखिर चाहती क्या हो? स्नेहा ने छोटी लड़की को घूरते हुए पूछा। मैं तुमसे एक सौदा करना चाहती हूं। यह सौदा बहुत आसान है। मैं तुम्हें मजबूत होने का रास्ता दिखाऊंगी, और जब तुम एक निश्चित कल्टीवेशन स्तर तक पहुंच जाओ तो मेरी मदद करो स्वर्गीय तत्व महल में जाकर कुछ लेने में, छोटी लड़की ने कहा।
तुमने मुझे क्यों चुना? स्नेहा ने पूछा। क्योंकि केवल तुम्हारी अत्यधिक ठंडी शक्ति ही उस चीज की शक्ति को रोक सकती है। ठीक है, मैं बकवास नहीं करना चाहती। क्या तुम सौदा करना चाहती हो? छोटी लड़की ने आंखें सिकोड़कर कहा। तुम मुझे मजबूत होने का मार्गदर्शन कैसे करोगी? स्नेहा ने भौहें चढ़ाईं। जब तुम हानवू हॉल में प्रवेश करोगी, इंद्रपुर के बाहर हानवू हॉल की एक शाखा है। तुम वहां मूल्यांकन के लिए जा सकती हो। जहां तक तुम प्रवेश कर पाओगी या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। अगर तुमने फैसला कर लिया तो जाओ, समय बर्बाद मत करो। जितना ज्यादा समय बर्बाद करोगी, उतना ही मुश्किल होगा उनके साथ पकड़ना। छोटी लड़की ने कहा। मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? स्नेहा ने छोटी लड़की को घूरा। तुम्हारे पास और कोई विकल्प है? मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए मूल्यवान हो और मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। इसलिए अगर तुम मजबूत होना चाहती हो तो तुम्हें केवल हानवू हॉल जाना होगा। तुम्हारा 7 चक्कर वसंत एल बर्फ शरीर वहां सबसे उपयुक्त है। हानवू हॉल में प्रवेश करने के बाद तुम्हें 7 चक्कर वसंत बर्फ शरीर को 9 चक्कर वसंत बर्फ शरीर के अंतिम स्तर तक बढ़ाने का मौका मिलेगा। छोटी लड़की ने कहा। वह स्थान जहां 8 जातीय समूहों के नायक इकट्ठा होते हैं, इंद्रपुर के पूर्वी जिले में स्थित है। रुद्र, विराज और उनका समूह पूर्वी जिले में आए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने इस स्थान के उत्साह को महसूस किया। हर जगह लोग थे, सचमुच लोगों का सागर, और लगभग सभी युवा पीढ़ी के थे। यहां बहुत चहल पहल है। इतने लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। ये बाहरी परत है। बेशक यहां बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर विदेशी। चलो सीधे आंतरिक परत में चलते हैं। वहां बहुत कम लोग हैं। भाई रुद्र, मेरे पीछे आओ। विराज अपने हाथ में टोकन लिए आगे चला। रुद्र और 3 पुरुषों और 1 महिला ने उसका पीछा किया। बाकी लोग बाहर की ओर बिखर गए। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्थानों की संख्या सीमित थी और प्रत्येक सीधा प्रतिनिधि केवल 5 लोगों को अंदर ला सकता था। चोल कबीले के 4 सीधे प्रतिनिधि थे और विराज उनमें से एक था। आंतरिक परत में प्रवेश करने के बाद लोगों की संख्या बहुत कम हो गई और शोरगुल वाली आवाजें गायब हो गईं। यहां तक कि बातचीत भी फुसफुसाहट में या सामान्य स्वर में हो रही थी और लोग जोर जोर से चिल्ला नहीं रहे थे। आंतरिक परत में पुरुष और महिला मार्शल आर्ट्स अभ्यासी भी असाधारण तरीके से कपड़े पहने हुए थे, और जो युवा मार्शल आर्ट्स अभ्यासी आंतरिक परत में प्रवेश कर सकते थे, वे सभी असाधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से थे। कम से कम इस इंद्रपुर में उनके पिता सभी प्रमुख हस्तियां थे। यह परिचितों और आदान प्रदान के लिए एक जगह है। यहां रहना उबाऊ है। भाई रुद्र, चलो आगे चलकर देखते हैं, विराज ने सुझाव दिया। ठीक है। रुद्र ने सिर हिलाया और विराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला। चोल कबीले के 3 पुरुषों और 1 महिला ने उनका पीछा किया। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि रुद्र क्या करने में सक्षम था, क्योंकि रुद्र ने चोल कबीले में काफी हलचल मचाई थी। यहां तक कि कबीले के नेता को भी खबर मिली और उन्होंने रुद्र के लिए तीसरे बुजुर्ग और मुख्य डीकन को भी दंडित किया। कुछ देर चलने के बाद कुछ स्टॉल दिखाई दिए। इन स्टॉलों पर हर तरह की अजीब चीजें थीं और कुछ तो राक्षसों के अंडे भी बेच रहे थे। कई लोग स्टॉलों पर इधर उधर घूम रहे थे, कुछ कीमत पूछ रहे थे, जबकि अन्य बस घूम रहे थे। रुद्र ने एक सरसरी नजर डाली और फिर देखना बंद कर दिया। उसने पहले ही वास्तव में मूल्यवान चीजों का उपयोग खुद के लिए कर लिया था, तो वह उन्हें कैसे बेच सकता था? बेशक कभी कभी कुछ अच्छी चीजें छूट जाती हैं, लेकिन यह दुर्लभ है और इसके लिए आपको मौका लेना पड़ता है। भाई रुद्र, आगे से एक परिचित आवाज आई और देवराज चेहरे पर मुस्कान लिए उनके पास आया। अगर मुझे पता होता कि तुम 8 कबीलों के युवा नायकों के जमावड़े में शामिल होने जा रहे हो, तो मैं किसी को तुम्हें लेने के लिए भेज देता। मुझे इस अनोखे जमावड़े के बारे में तब पता चला जब मैंने संयोग से भाई विराज से मुलाकात की। रुद्र ने कहा, बस यहां आ जाओ, यहां कुछ खास नहीं है। चलो आगे चलते हैं, जहां असली उत्साह है। देवराज ने उत्साह से रुद्र को आगे खींचा। विराज ने कुछ नहीं कहा और दूसरों को लेकर पीछे चल पड़ा। देवराज के मार्गदर्शन में रुद्र और उनका समूह एक बड़े हॉल में आए। यहां पहले की तुलना में बहुत कम लोग थे, लेकिन यहां के लोग बहुत असामान्य थे और उनके कपड़े और भी असाधारण थे।
कुछ लोग अपने साथ आध्यात्मिक हथियारों के टुकड़ों से बने गहने लिए हुए थे। हालांकि आध्यात्मिक हथियारों के टुकड़ों को फिर से परिष्कृत करना मुश्किल है, लेकिन उनसे बने गहने इंद्रपुर की युवा पीढ़ी में बहुत लोकप्रिय हैं, खासकर इंद्रपुर में उच्च दर्जे वालों में। यहां तक कि देवराज भी इसका अपवाद नहीं था। उसके शरीर पर आध्यात्मिक हथियारों के टुकड़ों से बने 3 गहने थे। क्या तुम देवराज हो? एक युवा जो चांद सफेद कवच पहने था, अचानक देवराज को घूरने लगा जब वह किसी को लेकर पास से गुजरा। तुम कौन हो? देवराज ने भौहें चढ़ाईं। सामने वाला युवा उसे परिचित लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहां देखा था। 8 साल पहले मैंने चंद्रशिला टेरेस पर एक टांग तोड़ी थी, और तुम इतनी जल्दी भूल गए? चांद सफेद कवच वाले युवा ने अपने मुंह का कोना ऊपर उठाया और तिरस्कार भरा नजरिया दिखाया। तुम जतिन हो। देवराज का चेहरा तुरंत बदल गया। लगता है तुम्हारी याददाश्त अभी भी अच्छी है। जतिन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम भी चोल कबीले का प्रतिनिधित्व करके 8 कबीलों के नायकों के जमावड़े में हिस्सा ले सकते हो। तुम भी 8 कबीलों के नायक बन सकते हो। यह वाकई 8 कबीलों के नायकों के स्तर को नीचे लाता है। तुमने क्या कहा? एक बार फिर कहकर देखो। चोल कबीले की युवा पीढ़ी तुरंत गुस्से में आ गई। अगर देवराज ने उन्हें नहीं रोका होता तो वे आगे बढ़ गए होते। जतिन, बहुत ज्यादा मत करो, देवराज ने गहरी आवाज में कहा। ज्यादा? जतिन के मुंह के कोने और ऊपर उठे और उसने देवराज और दूसरों को मजाक उड़ाते हुए देखा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी से वापस चले जाओ और यहां समय बर्बाद मत करो। हाँ, वह आ गई। मेरे कबीले की देवी आ गई हैं। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलता। चलो, मेरे साथ चलकर उनकी समायरा का स्वागत करो। यह कहकर जतिन ने लोगों को जल्दी से प्रवेश द्वार की ओर ले गया। सिहोट कबीले की देवी? देवराज और अन्य लोग सभी हैरान रह गए। सिहोट कबीले ने वास्तव में एक देवी को जन्म दिया। देवराज का चेहरा गंभीर हो गया। लगता है कि यह नई देवी इस बार सिहोट कबीले से आने वाली विशेष व्यक्ति है। सिहोट कबीले की समायरा। सिहोट कबीले की इस पीढ़ी में एक मार्शल सम्राट होगी। विराज का चेहरा जटिल था। समायरा उन सब के लिए एक बहुत बड़ा नाम था, पर किसको नहीं पता था कि रुद्र समायरा को अच्छे से जानता था।